हेलो रॉकस्टार्स, क्या हालचाल। चलिए मचाते हैं धमाल, करते हैं एमसीसी लाइव के साथ एफएम के दुनिया को ब्राउज, बिकॉज इट्स संदीप भैया इन द हाउस। सो आज का लेक्चर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर और हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे डिफरेंट छोटे छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे। ठीक है, तो हम लोग जो अभी सीखने वाले हैं सर, इट्स डैम इंपॉर्टेंट। एंड आज का क्लास, आज का सेशन एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास से एमसीक्यू के बहुत सारे क्वेश्चंस कवर्ड होने वाले हैं। ठीक है सर, तो हमारा चैप्टर चल रहा है ईबीआईटी एंड ईपीएस एनालिसिस। एक बार बोलो, ईबीआईटी एंड ईपीएस एनालिसिस। ठीक है सर, तो ईबीआईटी एंड ईपीएस एनालिसिस में हमने बहुत सारे परफॉर्मेंस देखे, बहुत सारे प्रोफोर्मा देखे, बहुत सारे ईबीआईटी एंड ईपीएस के बात किए। ईबीआईटी से ईपीएस तक कैसे पहुंच रहा है हमने वो देखा। फिर हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले आता है सेल्स, सेल्स से क्या माइनस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। क्या आता है, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन से क्या लेस करते हैं सर, फिक्स्ड कॉस्ट। समझ में आया। क्या आता है सर, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो भैया ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है, तो पहले इससे क्या माइनस करना पड़ेगा, पहले इससे माइनस करना पड़ेगा इंटरेस्ट। फिर क्या आएगा सर, बताओ बताओ बताओ। ईबीआईटी से इंटरेस्ट माइनस कर दिए हैं, तो क्या है ये, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हम टैक्स को माइनस करेंगे, हम लोग को मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो भैया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद हम प्रेफरेंस को डिविडेंड देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपना अपना डिविडेंड ले जाएगा। उसके बाद जो बचेगा वो बचेगा पफेस। फुल फॉर्म याद है आपको, बताइए। अच्छा, एकदम, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, पफेस। पफेस को हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में, तो हमारा आता है ईपीएस। ईपीएस से हम मल्टीप्लाई करते हैं पी रेशियो, तो हमको मिलता है एमपीएस। ठीक है सर, तो ये था आपका पूरा रिवीजन जो हमने पढ़ा था इनकम स्टेटमेंट में। ठीक है, तो सर अभी हम लोग एक बात करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ईपीएस और एमपीएस के ऊपर। तो चलो आते हैं। सर देखिए, आपके सामने मैंने एक केस स्टडी दिया है। ठीक है, थोड़ा बात करेंगे सर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो मुन्ना आ जाओ आ जाओ, बात करते हैं। सर मैंने आपको बात किया हुआ है ये चीज का, फिर भी एक बार बात करेंगे। देखिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। भाई ऑब्जेक्टिव क्या है, आप मेरे को बताओ ना यार, क्या है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है आप बताइए सर। तो भैया ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दो ऑब्जेक्टिव्स है फिनेंस का। एक है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, भैया ये प्राइमरी है, ये सबको करना है। फाइनेंस मैनेजर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ, जल्दी बोलो, वेल्थ, कि वेल्थ को मैक्सिमाइज करे सर, वेल्थ को मैक्सिमाइज करे। और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है सर, मैक्सिमाइजेशन ऑफ अर्निंग्स। सर देखो सर, अर्निंग हर साल कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है, वो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। लेकिन वेल्थ बनाना, लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना, ये हर फाइनेंस मैनेजर का, आप फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, हर फाइनेंस मैनेजर का सर ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। तो चलो चलो मेरे साथ बोलो, अरे बोलो रे बाबा। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन ऑफ अर्निंग्स, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, मैक्सिमाइजेशन ऑफ अर्निंग। तो सर वेल्थ जब मैक्सिमाइज होता है तो सर हम लोग क्या बोलते हैं, फटाफट से ध्यान देना है सर, फटाफट से। ठीक है सर, फटाफट से ध्यान देना है। जब मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ होगा उसको हम बोलेंगे मैक्सिमाइजेशन ऑफ एमपीएस। क्या बोलेंगे सर, बोलो, मैक्सिमाइजेशन ऑफ एमपीएस। जब वेल्थ को मैक्सिमाइजेशन करने का बात आता है तो मार्केट प्राइस का बात आता है, शेयर का मार्केट प्राइस का बात आता है। लेकिन जब अर्निंग को मैक्सिमाइजेशन करने का बात आता है तो वो अर्निंग पर शेयर का बात आता है। ध्यान से सुनना बच्चा लोग, एकदम ध्यान से, पूरा एकदम ध्यान से सुनो। जब वेल्थ का बात आता है, जब वेल्थ बढ़ाने का बात आता है रे बाबा, तो हम लोग मार्केट प्राइस ऑफ शेयर का बात बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पापा या तुम्हारे ग्रैंडफादर ने अगर कभी रिलायंस का शेयर लिया होगा तो आज वो वेल्थ है सर। ग्रैंडफादर से पापा को आपके रिलायंस का शेयर पास हुआ, पापा से आपको पास होगा, सर ये वेल्थ तो है, ये वेल्थ ही तो है। अगर आपने 1992 या 3 में आईटीसी के शेयर में इन्वेस्ट किया होगा तो आज उसका वैल्यूएशन लाखों करोड़ों में है, तो ये क्या है, ये वेल्थ ही तो है।
हर कंपनी चाहता है, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ करे, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ करे। तो भैया मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ का बात आता है तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है जब शेयर मार्केट में आपका मार्केट प्राइस ऊपर जाए, आपका मार्केट प्राइस ऊपर जाए, दैट इज एमपीएस, दैट इज एमपीएस। और भैया सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ अर्निंग। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? मैक्सिमाइजेशन ऑफ अर्निंग। और जब अर्निंग का बात होता है तो सर मार्केट प्राइस ऑफ शेयर का बात नहीं होता, अर्निंग पर शेयर का बात होता है, क्योंकि ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। सर ईपीएस फ्लक्चुएट हो तो भी ठीक, एमपीएस फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। पहले तो इस बात पे आ जाओ जवानों, ध्यान दो, सिंपल सा बात है। सर ईपीएस अगर फ्लक्चुएट करे तो भी कोई बात नहीं भैया, तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर मार्केट में आपका शेयर प्राइस फ्लक्चुएट करे तो भाई तब तो कोई बात है। अगर कल को मान लो अदानी जी का, अभी हिडनबर्ग का रिपोर्ट है, आपको पता ही होगा। एज अ सीए स्टूडेंट आपको मार्केट का नॉलेज रखना पड़ेगा। अ गुड सीए ऑलवेज टेंड्स टू हैव अ मार्केट नॉलेज कि फाइनेंस की दुनिया में क्या चल रहा है, मार्केट की दुनिया में क्या चल रहा है, आपको इसका नॉलेज रखना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा चीजें। तो जब हिडनबर्ग का रिपोर्ट आया, इससे अदानी जी के अर्निंग्स पे तो इफेक्ट पड़ा ही, लेकिन सबसे पहला ब्लो जो अदानी जी के शेयर्स पे पड़ा, शेयर प्राइस क्या होने लगा सर? शेयर प्राइस डाउन होने लगा, विच अफेक्टेड द वेल्थ, एमपीएस, गुडविल। अगर एमपीएस डाउनफॉल में हुआ तो सर गुडविल इफेक्ट हो जाएगा आपका, बोलो रे बाबा, है ना। और अर्निंग तो क्या है, आज कम कर लेंगे परसों ज्यादा कर लेंगे। तो भैया प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमेशा क्या होता है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ ईपीएस। ठीक है सर, तो ध्यान से सुनना। अब आपके पास मैंने दो एग्जाम्पल रखे हैं। मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको मैं टेक्निकली चाहता हूं कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूं ना, आपको मैं जो भी पढ़ा रहा हूं, मैं चाहता हूं वो चीज को तुम एनालाइज करो, समझो, सो दैट मैं जो भी बोल रहा हूं तुम उसको एक एग्जांपल में बताओ। देखो दो कंपनी का मैंने डिटेल दिया है। कंपनी ए का ईपीएस 5 है और एमपीएस 15 है, ठीक है भैया। कंपनी बी का ईपीएस 7 है और एमपीएस 25 है। तो आप बताओ कौन सा कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहोगे? एफएम को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है एनालाइज। रट्टाबाजी छोड़ो, आज से कसम खा लो कि रट्टाबाजी नहीं मारेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे सर। तो कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है, आ जाइए। एज ए इन्वेस्टर, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप बताइए आप किस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, कंपनी ए में या कंपनी बी में? कंपनी ए का अर्निंग पर शेयर 5 है, कंपनी बी का अर्निंग पर शेयर 7 है। तो सर साफ साफ दिख रहा है कंपनी बी का ईपीएस ज्यादा है, ओके, एंड कंपनी बी का एमपीएस भी ज्यादा है। तो भैया इसमें तो सीधा सीधा हम बता सकते हैं कि वी विल गो फॉर कंपनी बी हैविंग हायर ईपीएस एंड हायर एमपीएस, हैविंग हायर ईपीएस एंड हायर एमपीएस। तो ये दोनों ज्यादा है, वेरी गुड। अच्छा दूसरा बात, लेकिन इसमें आइए, ये हो गया कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन। ये क्या हो गया सर? ये हो गया कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन। भैया कैसे कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन? देखो कंपनी ए का ईपीएस ज्यादा है और कंपनी बी का एमपीएस ज्यादा है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये कैसा सिचुएशन है? ये कैसा सिचुएशन है भाई? अब एज अ इन्वेस्टर बताइए आप कहां जाना पसंद करेंगे? आप ए में जाना पसंद करेंगे या बी में जाना पसंद करेंगे? अब बहुत सारा बच्चा बोलेगा भैया हम तो बी में जाना पसंद करेंगे क्योंकि इसमें वेल्थ है, लॉन्ग टर्म है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। कोई बच्चा बोलेगा नहीं भैया अर्निंग में जाना पसंद करेंगे। तो बताओ कॉन्फ्लिक्ट हुआ या नहीं हुआ? तो इस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो बात बिगड़ सकती है। भैया बताओ, अगर क्वेश्चन बोला है कि कंपनी प्रॉफिट मोटिव है, कंपनी क्या है? एक इन्वेस्टर है जो प्रॉफिट मोटिव है। तो जो प्रॉफिट मोटिव वाला इन्वेस्टर है, जो अर्निंग पे ज्यादा ध्यान देता है, उसको वेल्थ से कोई मतलब नहीं है, तो वो पर्सन हमेशा कंपनी ए के लिए जाएगा क्योंकि इसका अर्निंग पर शेयर ज्यादा है। लेकिन अगर कोई ट्रेडर है, इन्वेस्टर है जो लॉन्ग टर्म का विजन लगता है,
देखो पर्सन टू पर्सन, ट्रेडर टू ट्रेडर डिपेंड करता है। जब आप बड़े हो जाओगे ना सर, कोई आदमी शेयर खरीदता है और लंबा होल्ड करता है, कोई आदमी शेयर एक दिन में खरीदता है और एक दिन में बेच देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्राडे। क्या? इंट्राडे। भैया ये तो स्टॉक मार्केट के टर्म्स है। अरे वही तो सिखाना है तुम्हें, एफएम के साथ वही सिखाना है। अगर एफएम सिलेबस खत्म होते होते तुमको स्टॉक मार्केट का थोड़ा टर्म्स एंड डेफिनेशन, टर्म्स एंड उसका एब्रीविएशंस का समझ नहीं आया तो क्या किए तुम एफएम पढ़ के? हमेशा याद रखना, यू हैव टू बी अ गुड सीए, नॉट रट्टाबाजी वाला। आपको समझना पड़ेगा, आपको चीजें पे ध्यान रखने पड़ेंगी कि भाई मेरा बात सुनो, ईपीएस और एमपीएस अगर कोई अर्निंग मोटिव से है तो वो इन्वेस्टर तो कंपनी ए को चूज करेगा, लेकिन अगर कोई वेल्थ मोटिव से इन्वेस्ट कर रहा है, लॉन्ग टर्म विजन है उसका, तो वो डिपेंड करता है ऑफ कोर्स वो कंपनी ए में ना जाए, कंपनी बी में जाए। तो इसीलिए इस सिचुएशन क्या है बेटा, ये सिचुएशन को हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन। क्या सिचुएशन? इस सिचुएशन को हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन। अच्छा भैया तो इसमें क्या करना चाहिए? इसमें देखो एक बात मैं आपको बताता हूं, अगर आपके एग्जाम में कुछ ऐसा एमसीक्यू आ गया और क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन कुछ नहीं बोला, तो उस केस में आपको हमेशा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में ही जाना है। किस केस में जाना है सर? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में जाना है और आपको सिलेक्ट करना है कंपनी बी। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो यू विल ऑलवेज सिलेक्ट एमपीएस मोटिव, you will always select MPS motive, not EPS motive. You will always select MPS motive अगर क्वेश्चन क्या है? अगर क्वेश्चन साइलेंट है। और आजा देख बेटा, ध्यान से समझ। लेकिन अगर क्वेश्चन बोले कि जो इन्वेस्टर है वो प्रॉफिट मोटिव पे है, किस पे है? प्रॉफिट मोटिव पे है, तो आप जनरली सिलेक्ट करोगे कंपनी ए को। लेकिन अगर कोई बोले वो वेल्थ मोटिव पे है, किस मोटिव पे बेटा? वो वेल्थ मोटिव करना चाहता है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म विजन रखता है, तो उस केस में वो सिलेक्ट करेगा कंपनी बी। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है देन यू हैव टू गो फॉर कंपनी बी, देन यू हैव टू गो फॉर कंपनी बी। बिकॉज अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम लोग हमेशा कंसीडर करेंगे हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए। हमारा क्या होना चाहिए? हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, सो दैट वी शुड गो फॉर कंपनी बी। तो मोटिव पे डिपेंड करता है। अगर देखो बेटा, मैं सिंपल सा बात है, मैं आपको एफएम ना सम्स करके भी सिखा दूंगा, और मेरे से ज्यादा सम्स मैं आपको बताता हूं, और एमसीसी में जितने फैकल्टीज है उससे ज्यादा सम्स आपको कोई नहीं करवाएगा। वी बिलीव in doing more and more sums, ठीक है, but with proper concepts, proper dedication towards the concept and practice। तो भाई ये तुमको ख्याल रखना है, ये तुमको एकदम ख्याल रखना है भाई। समझ में आया? तो पहले बताओ, क्या ऑब्जेक्टिव्स वाला एक पार्ट आपने कवर किया जो भैया ने आपको सिखाया? क्या ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट तुम्हारा कवर्ड है? तो भाई फिर सीधा सीधा बोलो, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अरे बोलो ना, हाँ एकदम। चलो अब मुझे आपके साथ एक एग्जाम्पल करना है। मैं आपके लिए एक तरकता भड़कता सम लेकर आया हूं, ठीक है भैया। अभी तक तो जो भी चल रहा है वो कॉन्सेप्ट कॉपी में चल रहा है। अगर आप कॉन्सेप्ट कॉपी में अच्छे से कॉन्सेप्ट को डिलीवर करोगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट को लिखोगे, ठीक है। सबसे पहले यहां पे हाईलाइट वर्ड है एग्जाम्पल ऑफ न्यू कंपनी, ठीक है। मैं पहले चाहूंगा आप सम को पढ़ो, मैं साइड हट जाता हूं, आप पहले सम को पढ़ो, फिर मैं पूरा सम आपके साथ सॉल्व करूंगा। भाई आपको एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट सोचना है। आपको एज अ क्या सोचना है? बोलो सर। आपको एज अ सीए, आपको एज अ सीए सोचना है, ठीक है, कि आप कैसे अपने क्लाइंट को हेल्प करोगे, ठीक है सर। फटाफट से चलिए एक बार सम पढ़िए, एक बार सम फटाफट से पढ़िए। देखो सम पढ़ो बेटा, सम में क्या लिखा हुआ है? रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स 50 लाख है। एक क्लाइंट आया आपके पास, बोला सीए साहब मेरे को 50 लाख का जरूरी है, रिक्वायरमेंट है। मतलब ध्यान से सुनना, ये रिक्वायरमेंट है, माने ये सब कुछ बिजनेस स्टार्ट होने के पहले का एनालिसिस है। बिजनेस स्टार्ट होने के, अरे इधर आ सुन मेरा बात, बिजनेस स्टार्ट होने के पहले का एनालिसिस है। रिक्वायरमेंट बोला है, देख रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स कितना बोला है? 50 लाख रुपए, ठीक है सर, ठीक है सर।
रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स 50 लाख रुपए। मतलब भैया ये रिक्वायरमेंट है। एक आया आपके पास, एक आदमी आया, बोला भाई भाई ये देखो, ठीक है, तो ये आप हो और ये आपका एक क्लाइंट है, बड़ा मोटा सा क्लाइंट है, पैसा वाला सेठ है, ठीक है, ये आया, मेरा ड्राइंग गंदा है भाई, मेरे ड्राइंग पे मत हंसना, ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। ये आप हो सीए साहब, आप हो कौन, सीए साहब, और ये आपका क्लाइंट है, और आप लोग दोनों के बीच में बात हो रही है। अच्छा, तो मेरे को रिक्वायरमेंट ऑफ फंड है 50 लाख का। मेरे को रिक्वायरमेंट ऑफ फंड कितने का है बेटा, 50 लाख का। कौन बोल रहा है, क्लाइंट बोल रहा है सीए को कि मेरे को रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स कितने का है, 50 लाख का। और इस बिजनेस में सीए पूछा, तो इस बिजनेस में आपको क्या लगता है आप साल में कितना कमा लोगे? तो क्लाइंट बोला देखिए सीए साहब, मुझे लगता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 30% है, ठीक है, माने आप अगर 50 लाख डालोगे तो साल में आप 30% तो अपने कैपिटल इंप्लॉय का 30% आप कमा लोगे। जो पैसा आपने लगाया है, जो पैसा आपने लगाया है उसका 30% आप एक साल में कमा लोगे। दैट इज आरओआई, ठीक है। अब निर्मला सीतारमण जी है, उनको कैसे भूल सकते हैं, सब लोग कमाते उन्हीं के लिए हैं। तो टैक्स रेट कितना परसेंट है, टैक्स रेट 40%। अरे बोलो बोले, बोलो बोलो बोलो, टैक्स रेट कितना परसेंट है, 40% है। ओके, अब आपको बोला है, ध्यान से सुनना। तो अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने सीखा 3 चीज। एक क्लाइंट आया आपके पास, आप सीए हो, आपके पास एक क्लाइंट आया। अच्छा चलो, मैं आया आपके पास, ठीक है, आप मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं बोला सीए साहब मुझे 50 लाख रुपए का जरूरत है बिजनेस करने के लिए। अच्छा, मैं साल में 30% कमा लूंगा, मेरा बिजनेस आइडिया इतना अच्छा है कि मैं साल में जितना पैसा मैंने डाला है उसका 30% मैं कमा लूंगा, और गवर्नमेंट को टैक्स कितना देना है, 40%। तो ये 50 लाख रुपए मैं कहां से उठाऊं? पैसे उठाने के मेरे पास 3 सोर्सेस है। कितने सोर्सेस है? पैसे उठाने के 3 सोर्सेस है। क्या क्या? पैसा आप इक्विटी से उठा सकते हो, पैसा आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से उठा सकते हो, पैसा आप डेट से उठा सकते हो। 3 सोर्सेस है। तो पहला अल्टरनेटिव क्या है? ठीक है, मेरे पास 3 सीए है, मेरे पास 3 सीए है, मान लो 3 सीए मेरे पास, ठीक है, 3 सीए, ये 2 बाकी ट्यूशंस के सीए है और ये एमसीसी का सीए है, ठीक है, एमसीसी स्टूडेंट्स के सीए हैं ये वाले, ठीक है, ऐसे ही ले लेते ना, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिव 3 एमसीसी वाले सीए है और ये बाकी ट्यूशंस के सीए हैं, ठीक है। तो मेरा बात ध्यान से सुनो। पहला सीए बोलता है आपको 50 लाख का जरूरत है, मैंने बोला हाँ 50 लाख का जरूरत है। बोलते हैं काम करो, सारे के सारे पैसे आप कहां से उठा लो? आप इक्विटी से उठा लो, पूरा 50 लाख इक्विटी से उठा लो, ठीक है। लेकिन इनको यह नहीं पता इक्विटी तो महंगा होता है, इक्विटी तो महंगा होता है। याद है हमने सीखा था इक्विटी महंगा होता है, इक्विटी इज एक्सपेंसिव। लेकिन ठीक है, तो पहला ऑल्टरनेटिव क्या है? आपको 50 लाख चाहिए, आप पूरा 50 लाख किससे उठा लो? इक्विटी से उठा लो। ओके, दूसरा सीए बोलता है आपको 50 लाख चाहिए ना, 25 लाख रुपए आप इक्विटी से उठाओ, बाकी 25 लाख रुपए आप प्रेफरेंस शेयर से उठाओ, ठीक है। तो इसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ये ओनली इक्विटी का है, ऑल इक्विटी का है। इसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है इसमें 25 लाख इक्विटी से आया है, बाकी 25 लाख प्रेफरेंस शेयर से आया है। ओके, और हमारे सीए, हमारे एमसीसी क्लासेस के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, उन्होंने बड़ा बैलेंस्ड प्लान दिया है, उन्होंने बड़ा बैलेंस्ड प्लान दिया। उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है ओके कोई बात नहीं, आप 20 लाख रुपए इक्विटी से उठाओ, ओके, 10 लाख रुपए आप प्रेफरेंस से उठाओ और 20 लाख रुपए आप, बाकी के जो 20 लाख रुपए हैं वो आप डिबेंचर से उठा लो, डेट से उठा लो। तो देखो तीनों में ही कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट है? 50 50 50। अब आपको एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए सीए बताना है कौन सा ऑल्टरनेटिव हमारे क्लाइंट के लिए, हमारे मोटू सेट के लिए कौन सा ऑल्टरनेटिव अच्छा है, कौन सा ऑल्टरनेटिव बेस्ट है, कौन सा ऑल्टरनेटिव अच्छा है, ये आपको बताना है। सर ये आपको बताना है, ओके कर लेंगे, क्या दिक्कत है, वेरी गुड। तो भैया ये आपको बताना है, ठीक है भैया, ये हम बताएंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो भैया कौन सा ऑल्टरनेटिव अच्छा है? ऑल्टरनेटिव 1 अच्छा है, ऑल्टरनेटिव 2 अच्छा है या ऑल्टरनेटिव 3 अच्छा है, ये आपको बताना है। तो भैया बताएंगे कैसे?
प्रपोजल को इवैल्यूएट करके, प्रपोजल को क्या करके, इवैल्यूएट करके। तो अगर आप कॉपी कर रहे हैं मेरे साथ साथ, अगर मान लीजिए, तो फटाफट से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है। ओके भैया, हमारा एग्जाम्पल है। तो भैया इसमें क्या करेंगे हम, पहले तो इसको साइड में रखते हैं, क्वेश्चन को हम रखते हैं साइड में। ठीक है, क्वेश्चन को हम रखते हैं साइड में। ये लो, ये क्वेश्चन यहां पे आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन यहां पे आ गया। भाई क्वेश्चन आपको दिख रहा है, फटाफट से बताओ। हाँ भैया दिख रहा है, क्वेश्चन को मैंने छोटा कर दिया है, सारे क्वेश्चन तो समझा दिए तुम्हें। हाँ भैया वेरी गुड। तो मेरे को फटाफट से बात बताओ, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप प्रपोजल को क्या करोगे, आप प्रपोजल को इवैल्यूएट करोगे, आप प्रपोजल को इवैल्यूएट करोगे। तो चलो सबसे पहला बात हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ, अच्छा इवैल्यूएट करके कोई बच्चा पूछ सकता है, भैया इधर आओ मेरे पास, भैया इवैल्यूएट करके निकालना क्या है। अरे भाई तीनों अल्टरनेटिव में से जो मुझे सबसे ज्यादा कमा के देगा हम उसको चूज कर लेंगे। अगर ऑल्टरनेटिव 1 से कमाई ज्यादा हो रहा है तो वी विल चूज ऑल्टरनेटिव 1, अगर ऑल्टरनेटिव 2 से ज्यादा कमाई हो रहा है तो विल चूज ऑल्टरनेटिव 2, और अगर ऑल्टरनेटिव 3 से ज्यादा कमाई हो रहा है तो विल चूज ऑल्टरनेटिव 3। समझ में आया। ठीक है, तो भैया ये कमाई, कमाई को क्या बोलेंगे, अरे ईपीएस रे बाबा। अगर ऑल्टरनेटिव 1 से ईपीएस ज्यादा आ रहा है तो हम लोग ऑल्टरनेटिव 1 में चूज कर लेंगे, और अगर ऑल्टरनेटिव 2 से ईपीएस ज्यादा आ रहा है तो हम लोग ऑल्टरनेटिव 2 को चूज कर लेंगे, और अगर ऑल्टरनेटिव 3 से ईपीएस ज्यादा आ रहा है तो हम लोग ऑल्टरनेटिव 3 को चूज कर लेंगे। समझा। ओके वेरी गुड। तो भैया तो चलिए हम लोग यहां पे एक स्टेटमेंट बनाएंगे जो ईपीएस को तो ये करेगा। तो चलो स्टेटमेंट शोइंग ईपीएस, तो फटाफट से स्टेटमेंट शोइंग ईपीएस वैल्यूएशन। ठीक है सर, ईपीएस का वैल्यूएशन निकालेंगे कि किस ऑल्टरनेटिव में मेरा ईपीएस सबसे ज्यादा आया है। तो चलो, तो भाई एक कॉलम तो बन जाएगा पर्टिकुलर्स का। ठीक है भैया, और हमारे पास 3 ऑल्टरनेटिव्स है, तो एक ऑल्टरनेटिव 1 का कॉलम बन जाएगा, एक ऑल्टरनेटिव 2 का कॉलम बन जाएगा, और एक ऑल्टरनेटिव 3 का कॉलम बन जाएगा। तो आप मेरे को बताओगे किस में जाना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, सिंपल सा बात है, इसमें भी सेल्स वेल्स नहीं दिया है। मैं 50 लाख कमाकर अगर 30% साल में उठा लूं, मैं 50 लाख कमाकर साल में, बोलो रे बाबा 30% उठा लूं तो मेरा अर्निंग कितना हुआ एक साल का, 50 लाख का 30%, 15 लाख रुपए मेरा अर्निंग हुआ। मतलब मैं किसी भी प्लान में जाऊं, चाहे ऑल्टरनेटिव 1 में जाऊं, 2 में जाऊं, 3 में जाऊं, मेरा अर्निंग तो 30% ही है रे बाबा, अर्निंग तो मेरा 30% ही है। तो बताओ ईबीआईटी कितना है तीनों में, ईबीआईटी चलो ईबीआईटी 50 लाख लगाने के बाद उस पे 30% मैं कमाऊंगा एक साल में। तो भैया मेरे तीनों प्लान में, मेरे ऑल्टरनेटिव में, तीनों ऑल्टरनेटिव में मेरे ईबीआईटी कितने आ गए सर, 15 लाख। ठीक है, अच्छा ईबीआईटी का फुल फॉर्म क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो पहले इस अर्निंग से इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, और फिर क्या माइनस करना पड़ेगा, टैक्स माइनस करना पड़ेगा। तो लेस, इससे हम लेस करेंगे इंटरेस्ट। लेकिन बात सुनो, पहले प्लान में तो सारा का सारा 50 लाख, सारा का सारा 50 लाख कहां से आया है, इक्विटी से आया है। सारा का सारा 50 लाख कहां से आया है, इक्विटी से आया है। तो भैया इसमें तो कोई भी पैसा हमने डिबेंचर से लिया ही नहीं है, और अगर डिबेंचर से पैसा लिया ही नहीं है तो किस बात का इंटरेस्ट राजा, किस बात का इंटरेस्ट, हमने एक भी पैसा तो डिबेंचर से लिया ही नहीं है। तो भैया ऑल्टरनेटिव 1 में सारा पैसा तो इक्विटी से आया है, तो भैया इसमें तो कोई इंटरेस्ट लगने वाला नहीं है। लेकिन ऑल्टरनेटिव 2 में अगर तुम देखोगे, ऑल्टरनेटिव 2 में भी 25 लाख रुपया इक्विटी से आया है और बाकी 25 लाख रुपया प्रेफरेंस शेयर से आया है।
इसमें भी कोई पैसा डेट से नहीं आया है, तो इसमें भी कोई इंटरेस्ट देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 25 लाख हम इक्विटी से लिया है और बाकी 25 लाख हम प्रेफरेंस से लिया है। तो भैया डेट से तो देखो यहां पे भी कोई पैसा लिया नहीं है और ना यहां पे लिया है, तो भैया यहां पे भी कोई इंटरेस्ट लगने वाला नहीं है, यहां पे भी कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन भैया ऑल्टरनेटिव 3 में 20 लाख रुपए हमने किससे लिए हैं? डेट से लिए हैं, जिसके ऊपर 8% का ब्याज है। ओके, तो 20 लाख रुपए हमने डेट से लिए हैं जिसके ऊपर 8% का ब्याज है। तो 20 लाख रुपए जब हम डेट से लिए हैं डिवेंचर भाई, 20 लाख रुपए हम आपसे ले रहे हैं, उस पे कितना परसेंट? 8% का ब्याज है। तो 8%, 20 लाख का 8% कितना होता है? 20 लाख का 8%, 1,60,000 रुपए। 1,60,000 रुपए मुझे यहां पे ब्याज के तौर पे 1,60,000 रुपए मुझे यहां पे करना पड़ेगा। बोलो राधे राधे, राधे राधे भैया, राधे राधे। एकदम, क्या यहां तक कोई दिक्कत नहीं भैया? ईबीआईटी से इंटरेस्ट माइनस हुआ है तो भैया मेरा क्या आएगा? ये आएगा भैया मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि भैया इंटरेस्ट तो दे दिए, तो अब क्या बचा? टैक्स। तो भैया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो भैया एक बात बताओ, हर चीज ना बेटा कॉन्सेप्ट से समझेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे सर। तो ये कितना आया? ये आया 13,40,000। भैया इन दोनों में तो कुछ नहीं है, तो इन दोनों में तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो जाएगा? 15 लाख और 15 लाख। ठीक है सर, अब गवर्नमेंट को क्या देना है सर? अब गवर्नमेंट को टैक्स देना है सर। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो टैक्सेस देना है आपको एट द रेट ऑफ कितना परसेंट पे? 40% पे। आप देख सकते हो सर, आप देख सकते हो टैक्स का रेट कितना परसेंट है? 40% है। तो मेरे को बताओ सर, टैक्स का रेट कितना जाएगा? 15 लाख का 40% इज 6 लाख, 6 लाख, एंड 13 लाख का 40% कितना हुआ सर? 5 लाख। कितना होता है ये? हाँ 12, 5,36,000। ठीक है सर, ये हो गया 5,36,000। ठीक है, चलो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो भैया ये क्या किया? ये टैक्स हमने यहां से माइनस कर दिया। एकदम धीरे धीरे चलो राही, धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे चलना है। ठीक है, अब मेरे को बात बताओ। अच्छा, मैं यहां पे भी ना एक लाइन टान दे रहा हूं सो दैट तुमको समझ में आए कि भैया ये अपना हेडिंग है। ठीक है, आ जाओ, ये ऑल्टरनेटिव 1 यहां पे भी आ रहा है। ठीक है, चलो, तो भाई आप लोग देख सकते हो कि यहां पे ये हो चुका है। ठीक है, तो मेरा पैट आ जाएगा सर, पैट। तो ये पैट कितना आएगा सर? ये आ गया 8,04,000 रुपए। अब देख सकते हो सर माइनस हो रहा है सिर्फ। अब देखिए सिर्फ हम लोग माइनस कर रहे हैं। ठीक है, ये कितना आया? 15 में से 6 गया, कितना बचा सर? 9 लाख बचा। तो ये 9 लाख रुपीस। जो बच्चे कॉपी कर रहे हैं बेटा, तुमको रात को सपने आएंगे बुरे बुरे। तुमको अच्छे से पता है कि जब भैया कॉन्सेप्ट करवाए, जब भैया क्लास में लिखवाए, तो कॉपी नहीं करना, समझना है। भगवान 2 ठो कान दिया है, सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। ठीक है भैया, हाथ भी तो 2 दिया है। गोगा इधर देखो, ध्यान दो, हाथ 2 दिया है। तो बात सुनो, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स से टैक्स माइनस कर दिया, तो क्या बचा राजा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये प्रॉफिट टैक्स देने के पहले का था, अब टैक्स दे दिया, तो क्या बचा? हाँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वेरी गुड। तो ये बचा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वेरी वेरी गुड। काला टीका लगाया करो तुम लोग। हाँ भैया लगाएंगे, वेरी गुड। अच्छा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा एक बात बताओ, जब आप टैक्स दे देते हो फिर कौन आएगा? फिर गेट पे पैसा मांगने कौन आएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर से भी तो तुम पैसा लिया था। तो जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर से आपने पैसा लिया था, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या दोगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दोगे। वेरी गुड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दोगे। तो भैया एक बात बताओ, इस 9 लाख में से हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या देंगे? डिविडेंड देंगे। तो पैट से हम माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या माइनस करेंगे मुन्ना? प्रेफरेंस डिविडेंड। वेरी वेरी गुड। लेकिन फिर से ऑल्टरनेटिव 1 में तो भैया पूरे 50 लाख, ऑल्टरनेटिव 1 में तो भैया पूरे 50 लाख, पूरे के पूरे 50 लाख हमने तो इक्विटी से ही ले लिया था। तो इसमें तो प्रेफरेंस से कोई पैसा लिया ही, देख सकते हैं आप। अब देखिए मैं हट जा रहा हूं,
इसमें से तो कोई भी पैसा प्रेफरेंस से लिया गया ही नहीं है। ओके भैया, इसमें लिया गया है तो इसका डिविडेंड दे दो और इसका भी डिविडेंड दे दो। भैया कैसे किया आपने, मैं फिर से बता रहा हूं, फिर से सुनो। 50 लाख चाहिए था, पूरा 50 लाख ऑल्टरनेटिव वन में तो हम इक्विटी से लेकर आया, तो प्रेफरेंस से तो पैसा ही नहीं लिए, तो प्रेफरेंस को डिविडेंड देने का जरूरत ही नहीं है रे बाबा। लेकिन ऑल्टरनेटिव टू में अगर तुम लोग देखेगा, ऑल्टरनेटिव टू में अगर तुम लोग देखेगा तो तुम लोग एक चीज नोटिस करेगा। क्या नोटिस करेगा, आ जाओ। ऑल्टरनेटिव टू में 25 लाख तो अपनी इक्विटी से लिया था, लेकिन ये बाकी 25 लाख आपने कहां से लिया, आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से लिया। तो भैया 25 लाख आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से लिया और प्रेफरेंस शेयर होल्डर आपको 12% पे पैसा दिया है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको पैसा दिया है। तो 25 लाख में से 12% आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो 25 लाख का अगर तुम 12% निकालेगा तो बेटा 3 लाख रुपए आते हैं। कितने आते हैं, 25 लाख का 12%, हाँ 3 लाख आते हैं। तो 25 लाख का 12%, 25 लाख का 12% 3 लाख आता है। तो आप प्रेफरेंस डिविडेंड एट द रेट ऑफ 12% करके 3 लाख रुपए आपने किसको दे दिया, प्रेफरेंस डिविडेंड को दे दिया ऑल्टरनेटिव 2 में। अच्छा, क्या ऑल्टरनेटिव 3 में प्रेफरेंस शेयर होल्डर से आपने कुछ पैसा लिया है, क्या ऑल्टरनेटिव 3 में, अरे बोलो ना राधे राधे, ऑल्टरनेटिव 3 में क्या आपने प्रेफरेंस शेयर से कुछ पैसा लिया है। हाँ भैया, ऑल्टरनेटिव 3 में हमने 10 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर से लिए हैं। तो 10 लाख का 12% कितना हुआ, 1,20,000 रुपए। तो भैया 1,20,000 रुपए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड चला गया। क्या चला गया बेटा, एज अ डिविडेंड चला गया। वेरी गुड। तो भैया ये जो बचा, ये अब पैसा, ये जो 9 लाख बचा, तुम लोग बताओ ये पैसा किसके लिए बचा, ये सारा। अच्छा देखो बेटा, डिवेंचर को इंटरेस्ट देना था, दे दिए। गवर्नमेंट को टैक्स देना था, दे दिए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना था, दे दिए। तो अब पैसा लास्ट में किससे लिए होंगे आप, इक्विटी शेयर से। तो अब जो भी पैसा बचा है मेरे लाल, वो सारा का सारा पैसा किसके लिए है, अब ये प्रॉफिट अवेलेबल किसके लिए है, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। तो याद करो, इसको हम बोलेंगे पफेस। क्या बोल बेटा, पफेस। पफेस का फुल फॉर्म प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 9 लाख। समझ में आया। कोई अगर कॉपी कर रहा है तो जल्दी कर ले, हम टाइम कम देंगे आपको, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये 6,84,000 आ गया, ठीक है। और ये कितना आ गया, 9 से 3 6, ये 6 लाख आ गया, ठीक है सर। तो ये आ गया आपका पफेस, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव 1 में 9 लाख रुपया इक्विटी के लिए बचता है, ऑल्टरनेटिव 2 में 6 लाख रुपया इक्विटी के लिए बचता है, और ऑल्टरनेटिव 3 में 6,84,000 इक्विटी के लिए बचता है। तो आप बोल सकते हो भैया बाकी ट्यूशंस के सीए ने तो अच्छा बोला होगा। अरे रुको जरा, सब्र करो, ऐसा नहीं है, अभी पूरा सम बाकी है, रुक जाओ। पफेस के बाद भैया ये प्रॉफिट किसके लिए है, ये प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। किसके लिए है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। तो बांटोगे भी तो किसमें, इक्विटी शेयर्स में। तो मुझे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ वरना। इसमें आपने 50 लाख रुपए लिया था, मैं यहां पे करके दिखाऊं। ऑल्टरनेटिव 1 में आपने 50 लाख रुपए इक्विटी शेयर से लिए थे और एक शेयर का भाव 10 है। एक शेयर का भाव कितना है, 10 है। तो अब तुम बता सकते हो मेरे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर कितने हैं। आपने क्लास 12 में पढ़ा है इश्यू ऑफ शेयर। 50 लाख मैंने इक्विटी शेयर से लिया है और एक शेयर का भाव 10 है। तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर कितने, नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने, मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो भैया ये 0 0 कट जाएगा, मेरे पास 5 लाख इक्विटी शेयर होल्डर्स है। तो ये जो प्रॉफिट है ऑल्टरनेटिव 1 में, ये जो 9 लाख रुपए है, ये 5 लाख लोगों में बटेंगे। ये 5 लाख लोगों में बटेंगे। ये 9 लाख रुपया 5 लाख लोगों में बटेगा, क्योंकि इट इज प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो अगर ये इक्विटी शेयर होल्डर का प्रॉफिट है तो इसको बांटोगे भी किस में रे बाबा, इक्विटी शेयर्स में, ठीक है। अरे बोलो ना, हाँ हाँ। चल, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा यहां पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में। तो यहां पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमारे कितने निकले, 5 लाख। क्या आप ये दोनों मुझे करके दे सकते हैं, जल्दी बताओ बताओ, इसमें कितने शेयर्स आएंगे, मैं करूं।
रुको इसको मिटाता हूं, तब ऑल्टरनेटिव 2 करते हैं हम लोग। आ जाओ, ठीक है, ऑल्टरनेटिव 2 में बताओ, आ जाओ। ऑल्टरनेटिव 2 में आपने कितने पैसे लिए थे इक्विटी शेयर होल्डर से? 25 लाख रुपए लिए थे, ओके। और एक शेयर का भाव कितना? 10। एक शेयर का भाव कितना? 10। तो अगर आप बोलोगे आपके पास नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने हैं, तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर होल्डर है सर 2,50,000। तो ये जो 6 लाख रुपए हैं, ये जो 6 लाख रुपए हैं वो किस में बटेंगे सर? ये 6 लाख रुपए 2,50,000 होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स में बटेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स में बटेंगे ये 6 लाख रुपए। तो भैया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो ये 2,50,000, ठीक है सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तीसरा आपको बताना है सर, मैं नहीं बताने वाला, तीसरा आप बताओगे मुझे, फटाफट से बताओ, ठीक है सर। आ जाओ ऑल्टरनेटिव 3 में आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। ऑल्टरनेटिव 3 का बात कर लेते हैं। आपने इक्विटी शेयर होल्डर से 20 लाख रुपए लिए थे सर, और एक शेयर का भाव है 10 रुपए, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए आपके? 2 लाख रुपए। मतलब ये जो 6,84,000 रुपया का प्रॉफिट है, ये 2 लाख लोगों में बटेगा। लोगों मतलब इक्विटी शेयर, हाँ आवाज आ रहा है मेरे पास, इक्विटी शेयर होल्डर्स में बटेगा। तो ये 2 लाख रुपए आप इक्विटी शेयर होल्डर में बांट दोगे, तो ये पफेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आ गया। तो भैया आप एक बात बताओ, जब मैंने आपको बोला है कि पफेस से जब मैं इक्विटी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर डिवाइड करता हूं तो क्या आता है आंसर? आप बताओ आंसर क्या आता है? आंसर आता है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। फिर से पफेस जो है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी, मुन्ना इधर देख, लाल इधर देख, मेरे लाल मेरे हरे मेरे पीले यहां देख। पफेस ये जो प्रॉफिट है कंपनी का, सबको देने के बाद जो बाद का कंपनी का प्रॉफिट बचता है वो किसके लिए होता है? ओनर, एंड शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी। वेरी गुड। तो ये जो पफेस है ये किस में बांटोगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर में बांटोगे। तो भैया जितना जितना पफेस था सबका, उसको, उस प्रॉफिट को उस नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर में मैंने क्या किया? बांट दिया। तो ईपीएस बताओ कितना आ रहा है? इसका ईपीएस कितना आएगा? इसका ईपीएस आएगा 9,05,000। इसका ईपीएस आएगा 1.80 के आसपास, रुपीज 1.80। मतलब एक शेयर पे अर्निंग पर शेयर ईपीएस, इसमें ईपीएस तक ही निकालना है क्योंकि हमने ईपीएस वैल्यूएशन मांगा था मेरे से, ठीक है। तो 1.80 मतलब एक शेयर पे शेयर होल्डर कितना कमा रहा है सर? 1.80 कमा रहा है। इसका बताओ कितना आएगा? 6 और 2.5 है। अगर इसको मैं ऐसे डिवाइड करूं तो 6 और 2.5 2 कितना आएगा? 2.40 आएगा, ठीक है, 2.40 आएगा, ठीक है सर। और यहां पे 6,84,000 है, आप देख सकते हो, और ये 2 लाख है, तो कितना आएगा? ये 680 मैंने 2 3 6, तो यहां पे आ जाएगा ये आ जाएगा रुपीज 3.42 अप्रोक्स, 3.42 आप देख सकते हैं सर, 3.42 अप्रोक्स आएगा, आप देख लो, ठीक है। तो भैया एक बात बताओ, हमारे एमसीसी के जो सीए थे, एमसीसी के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, वो कहां थे आप बताओ? नहीं बताना पड़ेगा आपको। एमसीसी के सीए जो थे, मित्तल कॉमर्स क्लासेस, हमारे प्यारे एमसीसी के जो सीए थे, उन्होंने ऑल्टरनेटिव 3 सजेस्ट किया था। उन्होंने ऑल्टरनेटिव 3 सजेस्ट किया था, और बाकी ट्यूशंस के जो सीए हैं वो तो ऑल्टरनेटिव 1 और 2 सजेस्ट किए हैं सर। तो अब हमारे ऑल्टरनेटिव बताओ, एक बात बताओ, हमारे जो मित्तल कॉमर्स क्लासेस के सीए हैं, हमारे मित्तल कॉमर्स क्लासेस के सीए, हमारे एमसीसी के सीए, एक बात बताइए, प्यार से बताइए, ईपीएस किस ऑल्टरनेटिव में ज्यादा आ रहा है? ईपीएस किस ऑल्टरनेटिव में ज्यादा आ रहा है? ईपीएस किस ऑल्टरनेटिव में ज्यादा आ रहा है? तो ईपीएस आ रहा है ऑल्टरनेटिव 3 में सबसे ज्यादा आ रहा है। ओ माय गॉड, ऑल्टरनेटिव 3 में देखो, ऑल्टरनेटिव 1 में तो एक शेयर पे आप कितना कमाओगे? ₹1.80। ऑल्टरनेटिव 2 में आप एक शेयर पे कितना कमाओगे? 2.40। और ऑल्टरनेटिव 3 में आप एक शेयर पे, आपका पर अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे अर्निंग कितना है? 3.42, विच इज मोर देन ऑल्टरनेटिव 1 एंड ऑल्टरनेटिव 2, विच इज मोर देन ऑल्टरनेटिव 1 एंड ऑल्टरनेटिव 2। तो भैया एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप अपने, लो मैं इसको बड़ा कर दूं, आप अपने इस क्लाइंट को, याद है
आप अपने इस क्लाइंट को कौन से ऑल्टरनेटिव में जाने बोलोगे? जल्दी बताओ। आप अपने इस क्लाइंट को कौन से ऑल्टरनेटिव में जाने बोलोगे? तो सीए इस क्लाइंट को कौन से ऑल्टरनेटिव सजेस्ट करेगा? सीए इस क्लाइंट को कौन सा ऑल्टरनेटिव सजेस्ट करेगा सर? ऑल्टरनेटिव 3 सजेस्ट करेगा। ठीक है, और क्यों सजेस्ट करेगा वो तो आपको मैंने बता ही दिया है। एक बार देख लो, फिर दिखा देता हूं। आंसर देख लो, किसमें ईपीएस सबसे ज्यादा है आप देख सकते हो। किसमें ईपीएस सबसे ज्यादा है आप देख सकते हो। अब अगर कोई बच्चा कॉपी कर रहा है तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो चलो, ये होता है सम्स, ये होता है सम्स करने का तरीका। मैं कभी भी आपको सम्स रटवाने वाला नहीं हूं सर, ना 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 ना, मैं कभी भी आपको सम्स नहीं रटवाऊंगा। आई विल ऑलवेज मेक श्योर कि तुम चीजों को समझो, चीजों को जानो, चीजों को पहचानो। रटना इज वेरी इजी बट समझना इज द मेन गेम। रटना इज वेरी इजी बट समझना इज द मेन गेम। तो आपको हम पूरा कोशिश करते हैं एमसीसी क्लासेस कि आपको हर एक चीज समझाया जाए, हर एक चीज बताया जाए। कोई भी चीज आपको रट्टा नहीं मारना है, कोई भी चीज आपको ऐसे रट्टोफाई नहीं करना है। हर चीज आपके लिए हम मार्वलस बनाएंगे। क्या बनाएंगे सर? मार्वलस। ठीक है, फटाफट से आइए। तो भैया ये था स्टेटमेंट ऑफ ईपीएस वैल्यूएशन। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, फोटो लेना है, आप ले सकते हो। ठीक है, चलो सर, लेकिन कोशिश ये करिएगा कि प्लीज आप मेक श्योर करिएगा आप सिर्फ छापो नहीं, आप चीजों को समझो, आप चीजों को रटो नहीं, आप चीजों को समझो। फॉर्मूला मैं आपको अभी तक एक भी फॉर्मूला नहीं बताया, लेकिन मैंने आपको सब पूरा एक बेसिक सम्स करवा के दिखा रहा हूं कि करना तो यही है सर। एकदम लड्डू गोपाल है, एकदम आसान, एकदम लड्डू गोपाल। ठीक है, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो भैया कंक्लूजन में क्या लिखेंगे आप मेरे को बताओ। कंक्लूजन में हम क्या बताएंगे? एज अ सीए, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप क्या कंक्लूजन दोगे? तो कंपनी शुड रेज फंड्स। क्या लिखेंगे बोल बेटा? कंपनी शुड रेज फंड्स थ्रू ऑल्टरनेटिव 3 हैविंग हाईएस्ट ईपीएस, हैविंग हाईएस्ट ईपीएस। तो ये आपको कंक्लूजन देना पड़ेगा, बिकॉज एज अ सीए यू हैव टू गिव कंक्लूजन। ठीक है, तो बताइए सर ये सब आपको कैसा लगा, आपको कैसा समझ में आया, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट या प्लीज टेक अ फोटो। ठीक है सर, चलो तो लेट्स कम टू द न्यू टॉपिक। तो ये टॉपिक तो हमारा हो गया, अब हम लोग एक नए टॉपिक में आएंगे सर। ठीक है, तो भाई यहां पे मैं बता दूं, देखो अल्टरनेटिव थी हमारा है। ठीक है, तो लेट्स कम टू अ न्यू टॉपिक, वेरी न्यू टॉपिक। पहले फटाफट से न्यू टॉपिक में आ जाते हैं। तो दिस इज आवर न्यू टॉपिक, कॉन्सेप्ट नंबर 7। और ये सब आप कॉन्सेप्ट कॉपी में कर रहे हो। ठीक है सर, कॉन्सेप्ट नंबर 7 और ये सब आप कॉन्सेप्ट कॉपी में कर रहे हो। सबके सब आप कॉन्सेप्ट कॉपी निकालो, कॉन्सेप्ट कॉपी में लिखना है। तो आपको अगर सब में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नहीं दे, ओ माय गॉड भैया क्यों नहीं दे? अरे देखो ना, यहां तो दे दिया था ना। आप अगर ये सब में देखोगे 50 लाख रुपया आपने इक्विटी शेयर से लिया, एक शेयर का भाव 10 रुपया, तो नंबर ऑफ शेयर आपने कैसे निकाला था? आपने 50 लाख बाई 10 किया तो 5 लाख आपका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 5 लाख निकल गया, राइट? इसी तरीके से कुछ केसेस है जिसमें कभी कभी कंपनी आईसीआई क्या करता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में नंबर ऑफ शेयर्स को गायब कर देता है। आईसीआई क्या करता है? नंबर ऑफ शेयर्स को गायब कर देता है और आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप नंबर ऑफ शेयर्स को निकालें। ठीक है, तो एक बात बताओ, ऐसे 3 केसेस आ सकते हैं जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो घबराना नहीं है सर, समझना है। इधर पहला, अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि इक्विटी से कितना पैसा चाहिए, इक्विटी से हमको 5 लाख रुपए चाहिए, ओके, और एक फेस वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो भैया ये तो राधे राधे है भैया, ये तो राधे राधे क्वेश्चन है भैया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, इजी पीजी क्वेश्चन है भैया। क्योंकि देखो अगर 5 लाख रुपए चाहिए और एक शेयर का फेस वैल्यू तुमको दे दिया है कितना, 10, तो अरे अभी तो मैंने सिखाया 5 लाख रुपए चाहिए और एक शेयर का भाव 10 रुपए है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? 50,000। नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे सर? 50,000। अब यही चीज
ये इंस्टीट्यूट ने फॉर्मूला बना दिया है, नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड। देखो देखो भाई, जब काम बनिया बुद्धि से हो सकता है, जब काम स्मार्टली से हो सकता है, तो हर चीज का फॉर्मूला बना के तो कोई फायदा नहीं है सर। तो आप बोलोगे भैया इसका तो फॉर्मूला हमको भी नहीं बनाना। एक चैप्टर आएगा रेशियो एनालिसिस, उसमें अगर मैं तुमसे एक भी फॉर्मूला बनवा दूं तो तुम जो बोलेगा सो ऐसे बोलोगे। 60 फॉर्मूला है चैप्टर्स में, संदीप भैया एक भी फॉर्मूला तुमको याद नहीं करवाएगा, और मैं आपको विद कॉन्सेप्ट पूरा सब ऐसे ही बनवा दूंगा, फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। कोई ड्रैगन पाजी, वी विल यूज ड्रैगन पाजी व्हेन, जब क्वेश्चन टफ हो। अरे ड्रैगन पाजी का जरूरत ही नहीं है भाई, आपने तो मार्वलस मार्वलस क्वेश्चन करने वाले हम, समझ में आया? तो दिक्कत ही नहीं, हमें कोई फॉर्मूला का जरूरत नहीं है। ये छोटा था तो बन गया, अरे हार्ड वाला भी होगा तो भी बना लेंगे। फिर कॉन्सेप्ट भी दूंगा कि ये फॉर्मूला बना तो बना कैसे, रट्टाबाजी नहीं। अगर फॉर्मूला है तो कुछ तो आइडिया होगा, कुछ तो कॉन्सेप्ट होगा। ये फॉर्मूला कैसे बना तो वो भी बताऊंगा कि फॉर्मूला बना कैसे, सो दैट आप फॉर्मूला भूलो नहीं, आपको याद रहे फॉर्मूला, एग्जाम में आप फॉर्मूला डिराइव कर पाओ विदाउट रेक्टोफाई। भैया क्या ये पॉसिबल है? वरना 100% पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है, यकीन मानिए सर। ठीक है, आ जाओ। तो आपके इंस्टीट्यूट के बुक में तो ये दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड में क्या बोलोगे? फंड रिक्वायर्ड बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो बताओ फंड रिक्वायर्ड कितना है? फंड रिक्वायर्ड कितना है? 5 लाख का जरूरत है, ओके 5 लाख डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू बोलो या पार वैल्यू बोलो, बात एक ही है, कुछ भी दे सकता है। तो है 10 रुपए, तो भैया नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? 50,000 शेयर्स का हमें रिक्वायर्ड है। मतलब सिचुएशन 1 में, ऐसे 3 सिचुएशन में आपको करवाऊंगा। सिचुएशन 1 में फंड रिक्वायर्ड दे दिया है और फेस वैल्यू दे दिया है, तो देखो इसीलिए मैंने सिचुएशन 1 का नाम क्या दिया है? विथ फेस वैल्यू ओनली, विथ फेस वैल्यू। कितना फंड चाहिए वो बता देगा, फेस वैल्यू कितना चाहिए वो बता देगा। आप क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे, नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएगा। तो सिचुएशन 1 तो क्या था? ऑल इज वेल। अरे भैया ऑल इज वेल, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन 2, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, बताओ क्या ये हो जाएगा आपसे? फंड रिक्वायर्ड थ्रू इक्विटी कितने चाहिए? भैया 5 लाख रुपए की जरूरत है, और अब आपको फेस वैल्यू भी दे दिया है, भैया डिवाइड कर दो। अरे थांबा थांबा, अरे थांबा रे, फेस वैल्यू के साथ एक और वैल्यू दिया है, वो तो देख, फेस वैल्यू के साथ मार्केट वैल्यू भी दिया है। लो कर लो बात। तो आप मेरे को एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, फेस वैल्यू ज्यादा जरूरी है या मार्केट वैल्यू ज्यादा जरूरी? भाई देखो जरूरी तो दोनों ही है, लेकिन अगर वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, तो मार्केट में कितना वैल्यू है उससे लोग जाना जाता है, उससे कंपनी का गुडविल वैल्यूएशन होता है। 12 में भी आके आप एक चैप्टर पर क्या आए थे? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पर क्या आए थे? अरे हाँ सर पर क्या है, तो सब पता है मेरे को। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ज्यादातर गुडविल मार्केट को डिपेंड करता है। तो आप एक बात बताओ, आपको 5 लाख का जरूरत है, इधर आओ, इधर मेरे पास आओ, आपको 5 लाख का जरूरत है और आपको फेस वैल्यू भी दे दिया है और मार्केट वैल्यू भी दे दिया है, तो उस समय अब किस वैल्यू को लेना ज्यादा लॉजिकल लगता है आपको एज पर द वैल्यूएशन? वेरी गुड, मार्केट वैल्यू। ये देखो मेरे बच्चे लोग, वेरी वेरी गुड, मार्केट वैल्यू। तो भैया इसमें नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे? सॉल्व करो, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे? भैया 5 लाख तो मेरे शेयर्स है, फंड रिक्वायरमेंट है, और इस बार फेस वैल्यू या मार्केट वैल्यू दे तो मैं हमेशा जाना चाहूंगा किस वैल्यू में? आई विल ऑलवेज गो फॉर द मार्केट वैल्यू, आई विल ऑलवेज गो फॉर द मार्केट वैल्यू। तो 50 लाख को आपने किससे डिवाइड किया है सर? जल्दी बोलो, 50 लाख को आपने 50 से डिवाइड किया, तो बताओ कितना आएगा? ये कटा, ये 10,000 आ जाएगा सर। तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स जरूरत है सर? बोलो 10,000 शेयर जरूरत है, ठीक है। अच्छा मैं एक बात बताऊं, हाँ भैया बोलो। देखो इधर आओ सर, ये था आम जिंदगी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये चीज आप पहले 12 में पढ़ चुके हो। कहां पे बताओ? आज देखो एक बात बताओ, शेयर का वैल्यू मार्केट में कितना है? 50, इसका फेस वैल्यू कितना है? 10। तो भैया इसी 40 को तो आप क्लास 12 में बोला करते थे सिक्योरिटीज।
प्रीमियम। अरे हाँ भैया, हाँ सही बोला आपने। ये 50 में 10 फेस वैल्यू है, तो बाकी जो 40 है वो सिक्योरिटी प्रीमियम ही तो है, वो और कुछ नहीं भैया, वो सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो अगर आप एक कॉन्सेप्ट का बात बताऊं, वही कहीं नहीं सीखोगे सर, यही सीखोगे, यहीं पे सीखोगे। अगर इसका तुम जर्नल एंट्री जो 12 में करता था, अगर वही बताओ, इधर आओ, पहले जर्नल एंट्री बात कर लेते हैं। आप एंट्री क्या पास करते थे? आप एंट्री पास करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यही तो करते थे। आप मेरे को बताओ ना, आपने क्या एक्स्ट्रा ऐसा कुछ मैंने लिखा है जो तुमको नहीं आता है? तुम बैंक में क्या लिखता था बताओ थोड़ा, मैं यहां पे मिटा दूं, 1 मिनट एंट्री दिखा दूं पहले, ठीक है? आप बैंक में क्या लिखते थे बताओ? 10,000 शेयर का जरूरत है, आप 10,000 इंटू कितना लिखते थे? 50। कैपिटल का वैल्यूएशन कितना होता था? 10,000 इंटू 40, और प्रीमियम इसमें सॉरी पार्डन, 10,000 इंटू, जल्दी बोलो, कैपिटल कितना था? 10,000 इंटू 10, और प्रीमियम इसमें कितना है? 10,000 इंटू 40। तो बताओ बैंक अकाउंट डेबिट में कितना आया? 50,000, जिसमें कैपिटल कितना है? 10,000, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 40,000। भैया इसमें ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये तो बचपन से जानते हैं, जानते हो, लेकिन यहां इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये एनालाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कॉन्सेप्ट लेना है। मैं बताऊं कॉन्सेप्ट, एक चीज बताऊं, आ जाओ। अगर मैं इसका बैलेंस शीट बनाऊं भैया, अरे नहीं सुन लो तुम, एक बात बताओ, अरे पहले पैसा आएगा, ये लाइबिलिटी साइड था, ये कौन सा साइड था? एसेट। पहले इक्विटी से कितना पैसा आया बताओ? इक्विटी शेयर कैपिटल से कितना पैसा आया? 10,000। ये लो 10,000 लिख दो। भैया सिक्योरिटी प्रीमियम से कितना पैसा आया? 40,000। लाइबिलिटी साइड कितना? 50,000। तो भैया बिजनेस में जब पैसा आता है तो बिजनेस उससे क्या करता है? ब्लू है, पानी पानी करेगा क्या? बिजनेस उससे एसेट खरीदता है। फोकस, बिजनेस उससे एसेट खरीदता है, मतलब यही 50,000 रुपया, यही 50,000 रुपया, ध्यान से सुनना, यही 50,000 रुपया बिजनेस इन टर्न एसेट्स में इन्वेस्ट करता है, करेंट एसेट्स में इन्वेस्ट करता है। इसीलिए बैलेंस शीट का देखो टोटल कितना हो गया। ओ माय गॉड, 50,000। कॉन्सेप्ट को समझने का चीज जरूरी है। अगर आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे हो देन इशू है भाई। यही 50,000 रुपया तो इन्वेस्ट हुआ, और देख बैलेंस शीट क्या हुआ? टैली हुआ। आप चीजों को समझो सर, मैं चीजों को बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चीजों को इस तरीके से नहीं समझोगे, एफएम को आप इस तरीके से नहीं समझोगे, देन इट विल कॉस्ट यू। तो फिर आपको कॉस्ट लगेगा बेटा। तो क्या आप एक बात बताओ मेरे को, क्या आपको यहां तक क्लास समझ में आया है? एक बार अगर आप कॉपी कर रहे हो तो प्लीज कॉपी कर लो, मैं हट जाता हूं, ठीक है सर? तो सिंपल सा बात है, एकदम सिंपल सा बात है, यहां तक हम लोग सब कुछ कर चुके हैं, ठीक है? एक और सिचुएशन है, दैट सिचुएशन विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। सर मैं आपको एक बात बताता हूं सर, मेरा बात सुनिए। हाँ सर, हाँ भैया बोलो, आप बात बताओ सुनो। इफ यू वांट टू सक्सीड, आपको 2 चीज बहुत जरूरी है। फर्स्ट, your parents' blessing, and the second most important thing you need is hard work, ठीक है? ब्लेसिंग एंड हार्ड वर्क, अगर ये दोनों चीज आपके पास है, एंड विथ अ राइट मेंटर you will succeed your CA exams, ठीक है? We at MCC classes provide the best quality of education, and we don't say it, we prove it, and we are proving since past 20 years. सर मैं आपको एक बात बताता हूं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको समझ में आएगा, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।